एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई थी। उनका प्लान था कि वो सड़क के रास्ते ऊपर माउंटेन पास तक जाएंगे और उसे पार कर लेंगे ताकि रात होने से पहले वो उस कत्लेआम वाली जगह से जितना हो सके दूर निकल सके। मगर अब वहां कोई सड़क बची ही नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में या शायद कल ही वहां एक भयानक लैंडस्लाइड हुई थी जिसने उस कच्चे सकरे रास्ते के बड़े हिस्सों का नामो निशान मिटा दिया था और बाकी बचे रास्ते को चलने लायक नहीं छोड़ा था। सनी एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और बिना किसी एक्सप्रेशन के नीचे घूर रहा था। अब हम क्या करेंगे? इस कॉलर की आवाज उसके चुराए हुए फर क्लॉक के कॉलर में दब सी गई थी। उसका साथी शिफ्टी गुस्से में इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर सनी पर जाकर रुकी। अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए उसे एक आसान शिकार मिल गया था। मैं बताता हूँ हमें क्या करना चाहिए। इस पालतू बोझ को रास्ते से हटाओ। उसने सनी के बेहतरीन बूट्स को लालची नजरों से देखा और हीरो की तरफ मुड़ा। सुनिए हुजूर, ये लड़का बहुत कमजोर है। इसकी वजह से हमारी रफ्तार धीरे हो रही है। ऊपर से ये अजीब भी है। क्या आपको इसे देखकर अजीब सी घबराहट नहीं होती? जवान सोल्जर ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा, पर शिफ्टी अभी भी रुका नहीं था। देखिए देखिए, ये कैसे मुझे घूर रहा है। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, जब से इसने कारवान ज्वाइन किया है कुछ भी सही नहीं हुआ। शायद वो बुढ़ा सही कहता था, इस लड़के पर शैडो गॉड का श्राप है। सनी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें ऊपर चढ़ाने से रोका। यह सच था कि वो बदकिस्मत था, लेकिन असलियत उससे बिल्कुल उल्टी थी जो शिफ्टी जताने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसकी वजह से कारवान पर मुसीबत आई थी, बल्कि सच तो ये था कि क्योंकि ये कारवान पहले से ही तबाही की ओर बढ़ रहा था, इसीलिए सनी यहाँ पहुंचा था। स्कॉलर ने अपना गला साफ किया। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जो भी हो, क्या हमें बस प्रिकॉशन के तौर पर इसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए? वैसे भी ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। स्कॉलर ने सनी को एक अजीब नजरों से देखा। शायद सनी थोड़ा शक्की हो रहा था, पर उसे उस बुजुर्ग स्लेव की आंखों में एक अजीब सी ठंडी कैलकुलेटिंग चमक दिखी। आखिरकार स्कॉलर ने अपना सर झटका। जल्दी मत करो मेरे दोस्त, ये लड़का शायद बाद में काम आ जाए। लेकिन हीरो ने आखिरकार बोलकर उनकी लड़ाई खत्म कर दी। हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। रही बात ये जितना झेल पाएगा, तो तुम बस अपनी फिक्र करो। शिफ्टी ने अपने दांत बीचे, पर फिर भी बस हाथ हवा में लहरा दिया। ठीक है, तो फिर अब हम करें क्या? वो चारों पहले टूटी हुई सड़क को देखने लगे, फिर पहाड़ की ढलान को, और आखिर में ऊपर की तरफ, जहां एक सीधी चट्टान पत्थरों के गिरने की वजह से टूट चुकी थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद स्कॉलर ने आखिरकार बोला, दरअसल पुराने जमाने में पहाड़ की चोटी तक जाने वाला एक रास्ता हुआ करता था। कभी कभी तीर्थ यात्री उसका इस्तेमाल करते थे। बाद में एम्पायर ने उस रास्ते के कुछ हिस्सों को चौड़ा कर दिया और उसके ऊपर एक सही सड़क बना दी, जो अब चोटी के बजाय सीधा माउंटेन पास तक जाती है। उसने ऊपर की तरफ देखा। उस पुराने रास्ते के निशान अभी भी हमारे ऊपर कहीं होने चाहिए। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम वापस सड़क के उस हिस्से तक पहुंच पाएंगे जो अभी भी सही सलामत है। सबने उसकी नजर का पीछा किया और उस खतरनाक ढलान पर चढ़ने के ख्याल से ही सब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे, सिवाय हीरो के, जो हमेशा की तरह एक संत की तरह शांत था। लैंडस्लाइड की वजह से वो ढलान अब पहले की तरह बिल्कुल सीधी दीवार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी चढ़ाई काफी सीधी और मुश्किल थी। शिफ्टी ने सबसे पहले मुंह खोला। इस पर चढ़ना है? क्या तुम पागल हो? स्कॉलर ने बेबसी से अपने कंधे उचका लिए। क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई आइडिया है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी तैयारी के बाद उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। शिफ्टी और स्कॉलर ने जिद पकड़ ली और उन हथियारों को साथ ले लिया जो उन्हें मरे हुए सोल्जर से उठाए थे। लेकिन सनी ने दुख के साथ अपनी नई मिली छोटी तलवार को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसे पता था कि ये चढ़ाई उनकी बर्दाश्त की हद परखने वाली है। अभी शायद वो तलवार उतनी भारी ना लग रही हो, पर जल्द ही हर एक ग्राम वजन एक टन जैसा महसूस होने लगने वाला था। ग्रुप का सबसे कमजोर सदस्य होने के नाते वो पहले से ही साथ चलने के लिए संघर्ष कर रहा था।
इसीलिए उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं था। कुछ किलो लोहे का बोझ कम कर देना ही सही फैसला था। पहाड़ी रास्ते पर सामान का बोझ लेकर चलना पहले ही मुश्किल था, पर खुद पहाड़ पर चढ़ना तो जैसे जीते जी नरक जैसा साबित हुआ। सिर्फ आधे घंटे के बाद ही सनी को लगा जैसे उसकी मांसपेशियां पिघल जाएंगी और उसके फेफड़े फटने की कगार पर हैं। अपने दांत बींचते हुए सनी ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। उसे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ रहा था कि वो अपना हर कदम देख कर रखे। इस कच्चे और बर्फीले स्लोप पर एक भी गलत कदम किसी भी इंसान को सीधा मौत की खाई में गिरा सकता था। बस कुछ अच्छा सोचो, उसने खुद से कहा। लेकिन वो कौन सा खुशनुमा ख्याल दिमाग में ला था। जब उसे कुछ और नहीं सूझा तो सनी ने उन रिवॉर्ड्स के बारे में सोचा जो इस ट्रायल के खत्म होने पर उसे मिलने वाले थे। पोस्ट नाइटमेयर का वरदान सबसे कीमती चीज होती थी जो स्पेल किसी अवेकन को देता था। माना कि बाद वाले ट्रायल्स उन्हें और ज्यादा एबिलिटी दे सकते थे और उनकी ताकत बढ़ा सकते थे, मगर ये पहला ट्रायल ही था जो तय करता था कि एक अवेकन का रोल क्या होगा, उसकी पोटेंशियल कितनी होगी और उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही ये उन्हें ड्रीम रिल्म में जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी हथियार भी देता था। फर्स्ट नाइटमेयर के बून का सबसे बड़ा फायदा सिंपल था, मगर शायद सबसे जरूरी, ट्रायल पूरा करने के बाद एस्पिरेंट को सोल कोर्स को महसूस करने और उनके साथ इंटरेक्ट करने की काबिलियत मिलती थी। सोल कोर्स ही किसी की रैंक और ताकत का बुनियाद होते थे। आपका कोर जितना ताकतवर होता, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती। यही हाल नाइटमेयर क्रीचर का भी था, बस एक खतरनाक शर्त के साथ। इंसानों के उल्टे उनके पास एक से ज्यादा कोर्स हो सकते थे। एक मामूली जानवर के पास सिर्फ एक कोर होता है, पर माउंटेन किंग जैसे टायरेंट के पास 5 होते हैं। और इत्तेफाक देखिए, अपना सोल कोर्स को बेहतर बनाने का एक ही रास्ता था, दूसरे ड्रीम रिल्म क्रीचर की लाशों से मिले सोल शार्ड्स को कंज्यूम करना। इसीलिए अवेकन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी ताकतवर नाइटमेयर क्रीचर से लड़ने जाते थे। दूसरा फायदा उतना सीधा नहीं था, मगर उतना ही जरूरी था। फर्स्ट नाइटमेयर पूरा करने के बाद एस्पिरेंट को ड्रीमर्स, जिन्हें आम भाषा में स्लीपर्स कहा जाता है, उसका रैंक मिलता था। उन्हें ड्रीम रिम तक पहुंच मिल जाती थी। ट्रायल पास करने के बाद आने वाले विंटर सॉल्स्टिस, मतलब साल की सबसे बड़ी रात को, वो उस दुनिया में कदम रखते और तब तक वहां रहते जब तक बाहर निकलने का रास्ता ना मिल जाए। तभी वो पूरी तरह अवेकन बनते। फर्स्ट नाइटमेयर खत्म करने और ड्रीम रिल्म में दाखिल होने के बीच का वक्त बहुत कीमती होता था, क्योंकि वही ट्रेनिंग और तैयारी का आखिरी मौका होता था। सनी के केस में ये वक्त सिर्फ 1 महीने का था, जो कि बद से बदतर हालत थी। और फिर आता था आखिरी फायदा, जो हर एस्पिरेंट के लिए अलग होता था, पहली एस्पेक्ट एबिलिटी। ये वही जादुई ताकत थी जो अवेकन को आम इंसानों से ऊपर उठाती थी। एस्पेक्ट एबिलिटी बहुत तरह की, अनोखी और ताकतवर होती थी। कुछ को कॉम्बैट, सॉर्सरी या यूटिलिटी जैसे टाइप्स में बांटा जा सकता था, पर कुछ तो कल्पना से भी परे थी। इन्हीं शक्तियों के दम पर अवेकन लोग दुनिया को नाइटमेयर क्रीचर की बाढ़ से बचा पाए थे। लेकिन इस ताकत के साथ एक कैच भी था। अपनी पहली एबिलिटी के साथ हर अवेकन को एक फ्लॉ मिलती थी, कमी या कमजोरी, जिसे कभी कभी काउंटर भी कहा जा सकता था। ये फ्लॉज भी एबिलिटीज की तरह अलग अलग होती थी। कुछ मामूली होती तो कुछ बिल्कुल अपाहिज कर देने वाली, और कुछ मामलों में तो जानलेवा भी। पता नहीं एक टेम्पल स्लेव को किस तरह की एबिलिटी मिलेगी, सनी ने सोचा। उसे अपने भविष्य से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ फ्लॉस की तो जैसे कोई हद ही नहीं है। बस उम्मीद है कि इस तमाशे के खत्म होने पर मेरा एस्पेक्ट इवॉल्व हो जाए, या फिर इससे भी बेहतर पूरी तरह बदल जाए। अगर एस्पिरेंट बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करे तो मौका होता था कि उसका एस्पेक्ट वक्त से पहले इवॉल्व हो जाए। एस्पेक्ट के भी सोल कोर्स की तरह उनकी पोटेंशियल और रेयरिटी के हिसाब से रैंक्स होते थे। सबसे निचला रैंक था डॉर्मेंट, उसके बाद अवेकन्ड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सैक्रेड और आखिरी में डिवाइन। हालांकि डिवाइन रैंक आज तक किसी ने नहीं देखा था। इस स्पेल ने मुझे जितनी मेहनत करवाई है,
अगर उसमें थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो उसे मुझे कम से कम एक अवेकन्ड एस्पेक्ट तो देना ही चाहिए, सही है ना? या शायद एक असेंडेंट वाला भी। आखिरी में एक ट्रू नेम मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते थे। ये एक तरह का सम्मान होता था जो स्पेल अपने पसंदीदा अवेकन को देता था। नाम का अपने आप में कोई फायदा नहीं था, पर हर मशहूर अवेकन के पास एक ट्रू नेम होता था। इसे एक्सीलेंस की सबसे बड़ी निशानी माना जाता था। हालांकि फर्स्ट नाइटमेयर में ट्रू नेम हासिल करने वालों की संख्या इतनी कम थी कि सनी ने इस बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझा। किसे चाहिए एक्सीलेंस? मुझे ताकत दो, उसने गाली दी। उसे महसूस हो रहा था कि इस ख्याली पलाव ने उसे और भी ज्यादा उदास और दुखी कर दिया है। शायद मुझे सपने देखने से एलर्जी है। ऐसी एलर्जी वाकई बहुत बड़ी आयरनी होती, ये देखते हुए कि उसे अपनी बाकी बची जिंदगी का आधा हिस्सा ड्रीम रूम में बिताना था अगर वो वहां पहुंचने तक जिंदा रहा तो। लेकिन सनी का ये ख्यालों का सफर पूरी तरह बेकार नहीं था। जब उसने अपने पैरों के नीचे के फिसलने वाले पत्थरों से नजर हटाकर ऊपर देखा तो पाया कि सूरज काफी नीचे जा चुका था। सोचा जाए तो हवा भी अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी लग रही थी। चलो, कम से कम इसने मेरा वक्त तो कटवा दिया, सनी ने सोचा। रात करीब आ रही थी